स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का सेकंड लेक्चर। अब देखो क्या था, मैंने फुल डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ बता दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, उनकी जो उत्सर्जन की दर है किस पर डिपेंड करती है, सब कुछ ए टू जेड मैंने बता दिया है। मैं यहाँ पे क्या कराने वाला हूँ, जो पॉइंट बचे हुए हैं जैसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम बचे हुए हैं, आइंस्टीन का समीकरण बचा हुआ है, वो कराऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वैसे तो मैंने वहीं पे भी कराई है, लेकिन यहाँ पे फास्टली एकदम रिपीट करा के लिखा दूंगा, क्योंकि वो अब मैं उस एंगल से कराने वाला हूँ कि ये थ्योरी आपको क्या करनी है, एकदम सॉलिड करनी है। क्योंकि अगर थ्योरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा इस चैप्टर से तो यही पूछेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। वैसे मैंने सब कुछ समझा दिया है, और मैंने क्या बोला था, जो प्रक्षेपण आपने किए थे ना, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के जो नियम है, जो प्रक्षेपण किए थे दोनों वैज्ञानिक ने, मैंने समझाया था ना, उसी के रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रक्षेपण अगर क्लियर है, सीधी सी बात है, वही पॉइंट यहाँ पे हमें नोट डाउन करने। ठीक, अब देखो इसके नियम क्या है, सब कुछ मैंने समझा रखा कि आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कैसे डिपेंड करती है, या आपके प्रकाश की तीव्रता पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की दर किस तरह से डिपेंड करती है, सब कुछ बता रखा है उसमें फुल डिटेल से। ठीक है, यहाँ पे मैं फास्टली एकदम करा देता हूँ, क्योंकि इस चीज को सबको मैं समझा चुका हूँ। ये मैं बता चुका हूँ ना, ये तो बता चुका हूँ ना मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आवृत्ति पर डिपेंड करती है फोटोन की, ये भी बता चुका हूँ कि उसकी जो उत्सर्जन की दर होती है आपके प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है, सब कुछ ए टू जेड बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे एकदम रिवाइज करके मैं लिखाता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझना है, इसकी वैद्युत उत्सर्जन के नियम है हमारे पास 5। मैंने क्या बताया था, फास्टली रिपीट करा रही हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक आए तो प्रीवियस वाला वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हमारी निगेटिव प्लेट थी और इस पे क्या डाल लेते हम, क्या डाल लेते, हम डाल लेते प्रकाश। प्रकाश में फोटोन डाल लेते ना। तो क्या हुआ था कि इस प्रकाश की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे, उत्सर्जित मीन्स इससे प्लेट से निकले थे, और क्या हुआ था, पॉजिटिव प्लेट पे गए थे। और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। प्रकाश इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश से उत्सर्जित होते हैं। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, और ये निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। मैंने वहां पे बताया था आपको लास्ट क्लास में कि यहाँ पे जितनी ज्यादा तीव्रता होगी इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। तीव्रता का मीन्स भी मैंने बताया था, तीव्रता का मीन्स होता है जो प्रति सेकंड में, पर सेकंड में जो फोटोन आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो कैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो इसकी तीव्रता इस टाइम थोड़ी कम है, तो 10 फोटोन आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कि तो मैंने बताया था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहा है, उत्सर्जित करा रहा है। मैंने तीव्रता बढ़ा दी, तीव्रता का मीन्स अब फोटोन 20 आ रहे हैं। ये तो पक्का क्लियर है ना। मैंने बताया था कि तीव्रता का मीन्स है फोटोन का नंबर बढ़ा देंगे आने वाले। तो आपके क्या किया, तीव्रता बढ़ा दी मीन्स फोटोन का नंबर बढ़ा दिया, आपके 20 आ रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, 20 होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाया था। ठीक है, तो इनकी उत्सर्जन की दर किस पर डिपेंड कर रही है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, मतलब प्रकाश के जो फोटोन आ रहे हैं उन पर डिपेंड कर रही है। अगर आने आने वाले फोटोनों का नंबर बढ़ा तो उत्सर्जित होने प्रकाश के इलेक्ट्रॉन के, मतलब अगर आने वाले फोटोनों का नंबर बढ़ा तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि तीव्रता के बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का नंबर क्या है, बढ़ रहा है, और घटने से घट रहा है। तो आपको पता है अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है और एक के घटने से दूसरा भी घटता है तो दोनों क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि हम इसका रिजल्ट लिखेंगे हम कि उत्सर्जित 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 प्रकाश प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर का मीन्स तो जानते हैं, एक सेकंड में जो उत्सर्जित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दर आपतित प्रकाश की प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये मैंने बता दिया अनुपाती का मतलब क्या है। अगर आने वाले फोटोनों का नंबर बढ़ेगा तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा, और आने वाले फोटोनों का नंबर घटेगा तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी घटेगा। इसको बोलते हैं अनुक्रमाती। ये हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप मैंने बताया था वहां पे कि अगर आने वाले फोटोनों की आपने क्या की,
आपने अगर आने वाले फोटोनों की आवृत्ति बढ़ा दी तो यहां से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर नहीं बढ़ेगा। जैसे पहले 10 निकल रहे थे तो अभी कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे, लेकिन इनकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इनकी गति बढ़ जाएगी। तो आने वाले फोटोनों की आवृत्ति बढ़ाने से क्या बढ़ा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। क्या बढ़ी, गति ऊर्जा। ये क्लियर समझा चुका हूं मैं। तो आने वाले फोटोनों की आवृत्ति से क्या बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा। तो क्या आने वाले प्रकाश की तीव्रता से गति ऊर्जा बढ़ रही है, नहीं ना, नहीं बढ़ती है, क्योंकि आने वाले प्रकाश की तीव्रता से इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित होने वाले संख्या बढ़ती है, ना कि गतिज ऊर्जा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं कर रही। कहां कर रही है, अगर तीव्रता आप बढ़ाएंगे तो गति ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। अगर 10 की स्पीड से चल रहा था तो अब भी कितने की स्पीड से चलेगा, 10 की। तो बात क्लियर है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले उत्सर्जित उत्सर्जित होने वाले होने वाले होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि प्रकाश से उत्सर्जित हो रहे हैं इसलिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा 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 आपतित प्रकाश की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। ये बता चुका हूं कि नहीं करती, क्योंकि गति ऊर्जा काय पे डिपेंड करती है, आवृत्ति पे, ना कि तीव्रता पे। ठीक है ना। तो ये बात लिखिए कि गति ऊर्जा किस पे निर्भर नहीं करती, प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर नहीं करती। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या होगा, आपको पता है गति ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, आपतित फोटोन की आवृत्ति पे। तो वही पॉइंट लिखने वाले, क्या लिखेंगे हम, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति आवृत्ति क्या होती है, बढ़ाने से बढ़ती है, बढ़ती है। क्लियर है ना। बढ़ाने से यहां पे लिख देता हूं, बढ़ाने से बढ़ती है। क्लियर है पॉइंट। क्योंकि क्या करेंगे, आवृत्ति बढ़ेगी तो, मैं पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम 4 पॉइंट देखें यहाँ पे, क्या देखें, 4 पॉइंट देखें। ये तो क्लियर है, पिछली क्लास में समझा चुका हूं, एक बार उसे रिवाइज करके ऐसे देख लेना, अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ पे चौथा पॉइंट होता है हमारा, अब देखो चौथा पॉइंट जो करने वाले, मैंने वहां पे भी बताया था, चौथा पॉइंट क्या था, अगर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हुई तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि बुक्स में अलग लिखा है, हम सिंपल में देहली आवृत्ति के टर्म्स में लिख लेंगे। क्या होगा, हम लिखेंगे कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी, देहली आवृत्ति से कम होने पर क्या नहीं होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है, मैंने बताया था वहां पे भी, मैंने बोला अगर पॉइंट यहाँ पे कोई भी लूज होता है, कंफ्यूज होते हो, तो आप प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर देख लेना, वहां पे एक एक डिटेल से समझाया मैंने। तो क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या हुई,
आपके प्रकाश की आवृत्ति यदि लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे भी ठीक है। अब देखो क्या होगा इसका, हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, हमारा पांचवा पॉइंट है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस पे प्रकाश डालेंगे तो तुरंत क्या होगा, एकदम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हो? जैसे ही आप इस पे प्रकाश डालेंगे, प्रकाश के इस पे पड़ते ही एकदम जस्ट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, कुछ टाइम उसके बीच में नहीं लगता। तो इसी बात को हम लिखने वाले हैं पांचवें पॉइंट। अब ये पॉइंट है हमारा कि प्रकाश प्रकाश के धातु पृष्ठ धातु पृष्ठ पर गिरते ही क्या होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित उत्सर्जित होने होने लगते लगते बात क्लियर है ना? उसने बोला है कि जैसे ही आप इस पे क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे, डलते ही प्रकाश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एकदम उत्सर्जित होने लगेंगे। यही बात हमने लिखी है। तो 5 पॉइंट समझ आ गए, ठीक है, इन्हें नोट करो। अब यहां तक समझ आ गया। अब देखो जो इंपोर्टेंट थ्योरी है, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, लिखाई है मैंने, पहले वीडियो लेक्चर भी है लेकिन वहां पे हो सकता है एक साथ नहीं लिखाई मैंने, तो आपको क्या कर रहा हूं मैं, एक साथ लिखा देता हूँ सबको, ठीक है, एक साथ लिखा दूंगा। और ये समझना, अगर यहाँ से थ्योरिकल क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। अब देखो जैसे दिल्ली आवृत्ति है, मैंने वहां पे समझा रखा है कि दिल्ली आवृत्ति क्या होती है, प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी पदार्थ से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। अगर इससे कम आवृत्ति होगी प्रकाश की तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, उसी को दिल्ली आवृत्ति कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रकाश की वह न्यूनतम, न्यूनतम का मीन्स कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी पदार्थ से, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। कैसे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे यहाँ पे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रकाश से उत्सर्जित हो रहे पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति मी नॉट कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। सब इंपोर्टेंट थ्योरी एक साथ दिखा रही हूँ। दिल्ली आवृत्ति हो गई। एक इंपोर्टेंट थ्योरी है यहाँ पे कार्यफलन, कार्यफलन यहाँ पे देखो, कार्यफलन का मीन्स ये भी मैं बता चुका हूं कि क्या होगा, क्या हुआ कार्यफलन, जैसे मान लो कि यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास कोई भी पदार्थ है और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे बाहर निकल गया है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक जो कार्य करना पड़ेगा उसे ही क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। समझ आ रहा है कि कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन होता है जैसे मान लो कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक निकलने में कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, उसी क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, और ये क्या है, कार्यफलन क्या है, अरे कार्य ऊर्जा से ही तो कन्वर्ट होकर हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए करने के लिए आवश्यक
चेक होता है क्या कहलाता है? कार्यफलन। कार्यफलन W कहलाता है, कहलाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो यहाँ पे अगर इसकी सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में और लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं हम? सी बात है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को किसी पदार्थ से निकलने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे कार्यफलन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे भी सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन को किसी पदार्थ से निकलने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उसका कार्यफलन W कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है? ये थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन आपको इसे याद करना, इसे कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है कि सी बात है। आपको पता भी है कि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे कार्यफलन कहते हैं। दोनों क्या है? दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे चार थ्योरी तो है, चार थ्योरी है उत्सर्जन के नियम है। ये 5 थ्योरी टोटल मिला के जो इंपॉर्टेंट है। एक क्या? एक देली आवृत्ति होगी, कार्यफलन हो गया, एक निरोधी विभव होता है, उत्सर्जन के नियम होते हैं, सी बात है। ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो यहां तक समझ आ गया। अब इसे अच्छे से कर लो। क्या है निरोधी विभव? मैंने समझाया था, इसे भी समझाया था उस वीडियो लेक्चर में, कि मैंने बोला था कि निरोधी विभव का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारी ऋणात्मक प्लेट है, ये धनात्मक प्लेट है, इनके बीच क्या है? विभवांतर है। और इस विभवांतर की वजह से ही क्या होता है? इस विभवांतर की वजह से ही इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर जाने की वजह से, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर जाते हैं तभी तो धारा बहती है। और ये क्यों जा रहे हैं ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर? इस विभव की वजह से। ठीक है, मैंने वहां पे बताया था आपको कि अगर जैसे मान लो ये इस साइड लगा हुआ है, ठीक है, इस साइड लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इस साइड भेज रहा है, तो आप क्या करो, इसके विपरीत लगा दो, इस साइड लगा दो इतना। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉनों को 5 वोल्ट का विभव इस साइड भेज रहा है, तो क्या करें आप ऐसा करें कि इसके विपरीत साइड में, इस साइड 5 वोल्ट का क्या लगा दें? विभव लगा दें। तो क्या होगा भाई? 5 वोल्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, अब हमने क्या किया? 5 वोल्ट का विभव इस साइड लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे जाना। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन रुके जाना तो धारा रुक जाएगी। तो इस विभव को क्या कहेंगे? इसका विपरीत विभव है ना, तो विपरीत विभव बोल दो, या इसको ऋणात्मक विभव बोल दो। ऋणात्मक का मतलब उल्टा विभव होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो एक बार इसे ध्यान से समझ लो कि क्या, जैसे हमारा यहाँ पे विभव लगा हुआ है, ठीक है, इस विभव की वजह से ऋणात्मक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनात्मक पर जाएंगे, पहुंच गए, और इसके जाने की वजह से क्या होगा? इसमें धारा बहेगी। यहां तो पॉइंट क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अगर हमने इस विभव के उल्टा, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड भेज रहा है, तो हमने इतना ही 5 वोल्ट का विभव इस साइड लगा दिया, तो ये क्या करेगा? सीधी बात है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5 वोल्ट का ही इस साइड से इधर भेज रहा है, 5 वोल्ट का ही क्या हो रहा है? इसे रोक रहा है, तो क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन अगर रुके, ठीक है ना, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रुके तो धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ये उल्टे विभव को, विपरीत विभव को हम ऋणात्मक विभव बोल दो या विपरीत विभव बोल दो, बात एक ही है। तो ऋणात्मक विभव लगाने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रुकने से क्या हो रहा है? धारा का मान शून्य हो रहा है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखना है। हम क्या लिख सकते हैं कि ऋणात्मक विभव, इसको क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उल्टा है। ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर क्या हो रहा है? देखो धारा का मान शून्य हो रहा है ना, जिस पर धारा का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है?
निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव विभव V नॉट कहलाता है, कहलाता है। सिंपल है ना। जो यहाँ पे मैंने बोला 1000 बार, जो यहाँ पे आप सीखते हैं उसी को लिख दिया करो, सीधी बात अपनी लैंग्वेज में। ये हो गया। एक डेफिनेशन और बची है इसकी, देहली तरंग धैर्य। देहली तरंग धैर्य, देहली तरंग धैर्य, इसे बोल दिखाते हैं हम लैम्डा नॉट से। बस इतनी थ्योरी है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी? 4 से 5 थ्योरी है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछेगा तो यहीं से पूछेगा बोर्ड में, ठीक है। हाँ, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो देहली तरंग दैर्घ्य क्या है, जैसे हमने वहां पे लिखा था कि प्रकाश की आवृत्ति का वहमान जिस पर क्या हो रहा है, वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, क्या कहलाता है? देहली आवृत्ति कहलाता है। बिल्कुल सेम ऐसे लिख देंगे हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य का वहमान जो किसी पदार्थ से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है, उसे हम देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? सीधी सी बात है कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का वहमान जो किसी पदार्थ से क्या कर देता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है, क्या कहलाता है? देहली तरंग दैर्घ्य कहलाता है। देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, बस यही इसके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या थ्योरी है जो आपको करनी है। अब क्या बचा हुआ हमारा? बस एक बचा हुआ है, आइंस्टीन का जो इक्वेशन है वो करना है। ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो इसे बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि आर्टिकल आता है तो मोस्टली इससे आता है या फिर आता है हमारा डी ब्रोगली समीकरण से। ठीक है, मोस्टली इससे आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो सीधी बात है इसी इक्वेशन से आता है। तो इसे इसलिए इसे अच्छे से समझना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था आपसे कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, इस धातु पे क्या है, ध्यान समझने से पहले भी समझा चुका हूं मैं। यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, राइट, और यहाँ पे मान ले इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रहा है। यहाँ पे जो प्रकाश आया कि उसकी आवृत्ति मानी हमने कितनी, हमने म्यू मानी। आवृत्ति कितनी है उसकी? म्यू है। ठीक है, और इसने क्या किया, जब आवृत्ति म्यू है तो यहाँ पे जो फोटोन आएंगे उनकी ऊर्जा कितनी होगी? सीधी बात है, आपको पता है एच म्यू होगी। जो यहाँ पे फोटोन आ रहे हैं उनकी ऊर्जा कितनी होगी? एच म्यू होगी। माना हमने बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए कि एक फोटोन आया जिसकी ऊर्जा कितनी थी? एच म्यू थी। वह आया, आने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु में उसे दी, ठीक है, दे दी। फिर क्या किया, उसे जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो कुछ ऊर्जा तो आपको पता है यहां से यहां निकलने में खर्च हो जाएगी, कार्य में खर्च हो गई। बाकी ऊर्जा से क्या करेगा वो? सीधी बात है, बाकी ऊर्जा जो बचेगी उससे वो गति करेगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल आप भीड़ में खड़े हुए तो आपको एनर्जी मिली, ठीक है, किसी चीज को खा के किसी भी उससे एंगल से आपको एनर्जी मिली, तो क्या किया, आप भीड़ में खड़े हैं तो कुछ एनर्जी क्या होगा, भीड़ से निकलने में आप क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, और जो बचेगी एनर्जी फिर उससे आप क्या करेंगे, उससे रन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही केस यहाँ पे होता है। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी थी? एचबी। आगे इसने क्या की, इलेक्ट्रॉन को दी। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कुछ ऊर्जा तो कार्य के रूप में यहाँ से निकलने में खर्च कर दी, वो जितनी बची बाकी उसका यूज काय में कर लिया, भागने में कर लिया, गति में कर लिया। तो देखो इस ऊर्जा का यूज ये कितने रूप में कर रहा है? दो रूप में। एक तो यहाँ से निकलने के कार्य के टर्म्स में कर रहा है, और एक कर रहा है ये किसके रूप में? गति के रूप में, भागने के रूप में। तो आने वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई भाई? आने वाली जो एनर्जी थी हमारी वो काय में दे दी इसने। तो ये जो हमारी एनर्जी है ई, वो काय में यूज हुई। एक तो हमारी यूज हुई किसमें? गति में यूज हुई ना। एक तो हमारी काय में यूज हुई,
काइनेटिक एनर्जी ई के भी लिख सकते हैं इसको, ई के में और प्लस डब्ल्यू में। यहां तो कोई डाउट नहीं ना। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये है इलेक्ट्रॉन ने जो यहां से यहां तक निकलने में कार्य किया है, और ये है आने वाला जो फोटोन है उसकी ऊर्जा। ये पॉइंट क्लियर है, पूरा आर्टिकल इसी पे डिपेंड है, बस सिंपल सी बात है। फोटोन की ऊर्जा इतनी है, इसने इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन ने इतनी ऊर्जा तो कार्य में खर्च कर दी, बाकी गति में यूज कर ली, बात खत्म। समझ में आ गया ना। अब देखो मैंने क्या बोला है, जो यहाँ पे डायग्राम होता है आपका, उसी से क्या कर देते हैं, इंट्रो लिख देते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम कि माना आपतित क्या प्रकाश है ना हमारा, प्रकाश फोटोन, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज करते हैं, फोटोन का। तो आपतित प्रकाश फोटोन की क्या है, आवृत्ति आवृत्ति म्यू है। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है जो आने वाले फोटोन उनकी आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति बोल दो या आने वाले फोटोन की, क्योंकि यहाँ पे फोटोन के रूप में यूज करें तो फोटोन की बोलेंगे अच्छा रहेगा। तो आने वाले फोटोन की आवृत्ति कितनी है, म्यू है। अब देखो क्या है, जो यहाँ पे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी गति ऊर्जा कितनी है, ई के, और कार्यफलन कितना है, डब्ल्यू है। तो हम यही बात लिख देंगे कि उत्सर्जित होने वाले, उत्सर्जित का मीन्स निकलने वाले, उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ये बता चुका हूं प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है इसे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है, आपको दिख रही है सामने, गतिज ऊर्जा कितनी है, ई के, व कार्यफलन कितना है, कार्यफलन डब्ल्यू है। ठीक है, मैं क्या कराता हूं, मैं इसके अकॉर्डिंग कराता हूं कि आप क्या कर लो, यहाँ पे एक आप क्या कर लो, डायग्राम बना लो, और डायग्राम में आपको जो भी चीजें दिख रही है यहाँ पे लिख दो इंट्रो के रूप में। तो हमने क्या किया, इंट्रो के टाइप से यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा आपको पता है, तब क्या होगा आपको पता है, ये जो फोटोन की अब आवृत्ति कितनी है इसकी, म्यू है, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, एच में होगी, सीधी बात है। अब एच में काय में यूज हो रही है, एच में काय में यूज हो रही है, डब्ल्यू में और ई के में, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि यहां पे जो हमारी क्या है, यहां पे जो हमारी ऊर्जा है वो काय में यूज हो रही है, ई के में प्लस डब्ल्यू में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहां पे हमारा, यहां पे लिख देंगे चूंकि ई बराबर कितना है, ई बराबर आपको पता है एच म्यू है, तो ई के बराबर क्या लिख देंगे आप, एच म्यू। तो क्या लिखेंगे आप, एच म्यू लिख दिया आपने, और यहाँ पे क्या है हमारे पास ई के प्लस डब्ल्यू है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे हमें पता है कि हम लिख देंगे कि यदि क्या, अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पे धातु लिख दो या पदार्थ लिख दो, यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, धातु का यूज कर रहे हैं, तो धातु अच्छा रहेगा, सीधी बात है, धातु पे तो करा रहे हैं ना प्रकाश। तो हम क्या लिखें, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यदि धातु की दहली आवृत्ति कितनी हो, म्यू नॉट हो, तब आपको पता है म्यू नॉट होगी तब क्या होता है, तब आपको पता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, आपको पता है डब्ल्यू बराबर भैया होता है हमारा एच म्यू नॉट। ठीक है, अब क्या करें हम W की जगह एच म्यू नॉट रख सकते हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे W की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा एच म्यू, ये हमारा ई के बी ऐसे चल रहा है, और W की जगह क्या रख दिया हमने, एच म्यू नॉट। हमें क्या निकालना, हमें निकालना इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, तो जिसका ये वैल्यू निकालते हैं हम क्या करते हैं, उसको रहने देते हैं, बाकी जो भी उसके मल्टीप्लाई में होता है, ऐड में होता है, सबट्रैक्ट में होता है, किसी में भी होता है, घटा में जोड़ में, बाकी को दूसरी साइड कर देते हैं। तो हमें क्या ईके की वैल्यू चाहिए, तो इसे हम इस साइड कर देंगे। तो ये देखो इस साइड आएगा, तो ये इस साइड क्या पॉजिटिव है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या बचा है, ई के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, बात एक ही होती है। ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको।
एच म्यू माइनस के एच म्यू नॉट। यहां से क्या आ जाएगा, एच यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस के म्यू नॉट। कोई डाउट? आपको पता है गति ऊर्जा क्या होती है? गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है 1/2mv² होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्योंकि ई के क्या होगा, ई के हमारा होगा 1/2mv²। तो हम क्या करेंगे, ई की जगह 1/2mv² लिख देंगे। तो 1/2mv² इज इक्वल टू आ जाएगा एच म्यू माइनस के म्यू नॉट। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये तो क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल वेग है। अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, मैक्सिमम वेग हो, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? नई बात समझ में आई? सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्मल वेग से गति करेगा तो यहाँ पे नॉर्मल वेग लगाओगे, अगर इलेक्ट्रॉन अधिकतम वेग से गति करेगा तो अधिकतम लगाएंगे। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे लिख देंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग बी मैक्स हो, यदि इलेक्ट्रॉन का क्या अधिकतम वेग कितना होना चाहिए, बी मैक्स। मैक्स का मतलब तो जानते हो, मैक्सिमम। तो आप बी की जगह क्या पुट कर देंगे, बी मैक्स कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 1/2mb मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच और एच मी नॉट। सिंपल सी बात है, समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल है, राइट? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इस चैप्टर के लिए जो है आर्टिकल के अकॉर्डिंग या न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग वो ये है। या तो समझ आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। आप इसको क्या करो, अच्छे से कर लो। अब बस इसका क्या बचा है, लास्ट हमारा जो व्यंजक है या हम फॉर्मूला है वो प्रूफ करने वाले। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले समझेंगे हमने माना कि किसी भी पृष्ठ पे, किसी भी धातु पे, किसी भी पदार्थ पे यहाँ पे एक तरंग आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ पे एक तरंग आ रही है, सीधी सी बात है। और तरंग की जो आवृत्ति है वो कितनी है, म्यू है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखो हम निकालेंगे पहले निकालेंगे कि यहाँ पे निकालेंगे हम कि लिखेंगे पहले दो सिद्धांत है इसके, ठीक है। क्या लिखेंगे पहले करेंगे हम प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार देखो क्या होगा, पहले हम देखेंगे प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो इसकी ऊर्जा निकालेंगे वो किस टाइप से निकालेंगे। अब देखो इसका क्वांटम सिद्धांत क्या है, क्वांटम का मीन समझ रहे हो, क्वांटम का मीन जो फोटोन होते हैं, जो कण होते हैं, उसकी ऊर्जा को बताया क्वांटम सिद्धांत से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्वांटम सिद्धांत के आगे लिखा हुआ है अनुसार हो गया। अब देखो आगे लिखा हुआ है इसके कि हमारा जो प्रकाश है, अब तुम्हें पता है ये क्या है हमारा आवृत्ति, म्यू का प्रकाश आ रहा है ना। तो उसने ये बताया सिद्धांत में कि जो हमारी तरंग है उसकी जो आवृत्ति है म्यू है, तो इसका जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो क्या बोला उसने, आवृत्ति म्यू की प्रकाश तरंग के फोटोन लिख दो अपने डायरेक्टली, ठीक है, वो भाषा टिपिकल होती है, फोटोन की ऊर्जा। देखो क्या होगा, E इज इक्वल टू एच म्यू। बात समझ में आ रही है? उसने ये बोला क्वांटम सिद्धांत का मीन्स होता है, उसने ये बताया कि यहाँ पे जो क्वांटम मीन्स कण जो होंगे, फोटोन जो होंगे, उनकी ऊर्जा कैसे दी जाती है। यहाँ पे बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या है, इस पृष्ठ पे ये इस धातु पे क्या हो रही है, यहाँ पे जो प्रकाश की तरंग आ रही है उसकी आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति म्यू है। तो उसने ये बोला है कि आने वाली तरंग की अगर आवृत्ति म्यू है तो इसका जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल टू एच म्यू होगी। ये उसने समझाने की कोशिश की है। ये फर्स्ट सिद्धांत समझ में आ गया। अब देखो दूसरा सिद्धांत क्या है। अब यहाँ पे इसका दूसरा सिद्धांत है, यहाँ पे H क्या है आपको पता है, H तो प्लैंक नियतांक है, ठीक है ना। H क्या हो गया हमारा, प्लैंक नियतांक हो गया। तो H क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या है, यहाँ लिख दो, जहां लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ H क्या है, प्लैंक नियतांक है, प्लैंक नियतांक है।
यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहां पे जो प्रकाश का जो फोटोन है उसकी एनर्जी किस टर्म्स में बता रहे, म्यू के टर्म्स में। हम इसकी एनर्जी इसके द्रव्यमान के टर्म्स में भी बता सकते हैं। फोटोन की एनर्जी कितने टर्म्स में बता सकते हैं, एक तो म्यू के टर्म्स में और एक इसके फोटोन के द्रव्यमान के टर्म्स में। देखो कैसे, हम क्या मान लें, यदि फोटोन फोटोन का द्रव्यमान द्रव्यमान m क्या होगा, हमने मान लिया कि यदि फोटोन का द्रव्यमान m है, फोटोन का द्रव्यमान कितना है, m है, तब इसका जो हम वो देंगे वो किससे देंगे, वो देंगे हम क्या है, आइंस्टीन के सापेक्षता होता है, वो सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत से, विशिष्ट सिद्धांत कौन सा, सिद्धांत के अनुसार अनुसार। बात समझ में आ रही है, सीधी बात है, बात समझ में आ रही है कि अगर हमने क्या किया, हमें फोटोन की एनर्जी को दिखाना है किसमें, म्यू के टर्म्स में, तो कौन से सिद्धांत से दिखाते हैं, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। अगर हमें फोटोन की एनर्जी को दिखाना है किसमें, द्रव्यमान के टर्म्स में, तो किससे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार। बात समझ में आ रही है, तो क्या एनर्जी होगी इसकी, यहाँ पे एनर्जी होगी E इज इक्वल टू mc²। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब आपको पता है, कि क्या है, यहां पे हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, और यहाँ पे इक्वेशन को सेकंड मान लिया। अब आपको ये तो मैंने बहुत बार बताया कि जो जिसके इक्वल होगा, जो जिसके क्या होगा, इक्वल होगा, उसकी जगह हम वो रख सकते हैं। तो सीधी बात है, E किसके इक्वल है, mc² के इक्वल है, तो हम E की जगह क्या पुट कर सकते हैं, mc² रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट व सेकंड से, कौन कौन से समीकरण से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट में क्या रख देंगे, E की जगह क्या रख देंगे, mc²। तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, हो जाएगा mc², ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा हमारा h म्यू। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे यहां तक तो क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, अब आपको पता है म्यू की जगह क्या रख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे जो होता है हमारा, वो होता है म्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, होता है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे होता है c अपॉन लैम्डा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे म्यू की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे आ जाएगा mc² इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा हमारा h c अपॉन लैम्डा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना। अब देखो क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे डी ब्रोगली में हमें निकालना होता है संवेग। क्या निकालना होता है, संवेग निकालना होता है। तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू mc। अगर फोटोन के लिए निकालोगे तो कौन सा लगेगा, mc, और अगर किसी दूसरे कण के लिए निकालोगे तो यहाँ पे लगेगा mv। तो आपने किसके लिए निकालना है, फोटोन के लिए, तो कौन सा यूज करेंगे, mc। तो इसका भी संवेग निकालना है हमें, क्या निकालना है, संवेग। अगर संवेग निकालना है तो सीधी बात है, c तो हम अपने पास है, हमें क्या चाहिए, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें निकालना है m। तो यहां से क्या डिफाइन कर लेंगे हम, m। बात समझ में आ रही है, क्या डिफाइन करना हमें, m डिफाइन करना। क्यों, क्योंकि संवेग निकालना है हमें इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, m डिफाइन करना है, तो यहाँ पे लिख दो ना। अब देखो क्या करेंगे, m डिफाइन करना, तो c को नीचे चला जाएगा, c यहाँ पे, जब c नीचे जाएगा, ध्यान से समझो, हमारे ऊपर क्या चल रहा है, sc, ऊपर क्या चल रहा है, sc। अब देखो यहाँ पे क्या, c² नीचे चले जाएगा, तो हो जाएगा c² लैम्डा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे इसके स्क्वायर से ये कैंसल आउट हो गया, तो m की वैल्यू क्या बची, m की वैल्यू बची हमारे पास h अपॉन c लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब हमें पता है, हम लिखेंगे फोटोन का संवेग। क्या लिखने वाले हैं, फोटोन का संवेग। यहाँ पे देखो फोटोन का संवेग हो गया, मैंने बताया फोटोन का संवेग क्या देंगे, फोटोन किसी भी कण का आप अगर संवेग निकालना चाहते हैं तो सीधी बात है, उसके द्रव्यमान को उसकी चाल से गुणा कर देंगे। आपको पता है फोटोन का द्रव्यमान हमने डिफाइन कर लिया, ये हो गया। और फोटोन क्या है, फोटोन प्रकाश है ना,
तो फोटोन की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल ही होगी। तो यहाँ पे फोटोन लगा देंगे, सीधी सी बात, समय क्या होगा, P इज इक्वल टू M इंटू सी, राइट। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे कर देंगे हम कि M का मान एक समीकरण में रखने पर, ठीक है। इसे थर्ड मान लो अगर मानना चाहो तो, वरना ये भी लिख दोगे काम चल जाएगा कि समीकरण थर्ड में रख, समीकरण में रखने पर तो क्या लिखेंगे, M का मान समीकरण किस में रख रहे हैं हम, समीकरण थर्ड में रखने पर, कोई दिक्कत। तो थर्ड क्या है हमारे पास, ये, तो यहाँ पे रख दो एम की वैल्यू, तो क्या होगा, देखो ये एम की वैल्यू क्या है हमारे पास एम की वैल्यू है एच सी लैम्डा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारा, सी चल रहा है। आपको पता है सी से क्या हो गया, सी कैंसिल हो गया, तो पी इज इक्वल टू आ गया एच अपॉन लैम्डा। यही होता है डी ब्रॉगली समीकरण, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे चैप्टर क्या हो गया, हमारे चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया, और इसके बाद जितने भी बोर्ड एग्जाम में इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं सब कराऊंगा 1 बाय 1। तो इससे अच्छे से कर लेना। यहाँ पे मैंने बोला है कि 4 से 5 थ्योरी है जो मैंने कराई है, वो इंपोर्टेंट है, उन्हें कर लेना। अगर शॉर्ट थ्योरी पूछेगा वहां से पूछेगा, और आर्टिकल इसके 2 ही इंपोर्टेंट है, एक तो ये और एक अपना आइंस्टीन वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।